द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट के लिए जो टॉपिक करेंगे वो है रिलायबिलिटी। पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट में वैलिडिटी को कर लिया था। आज हम रिलायबिलिटी करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज़ अ डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट एवर इट मेजर्स, कि आप कंसिस्टेंटली दोबारा जो चीज़ आप मेजर करने जा रहे हैं, किसी बच्चे का किसी टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर आप वो इसमें ये होता है रिलायबिलिटी कि आप अगर उसी बच्चे का दोबारा टेस्ट लेंगे तो उसके इर्द गिर्द ही स्कोर आना चाहिए, उतना ही स्कोर आना चाहिए, उसी रेंज का स्कोर आना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस की रिलायबिलिटी, बच्चे की इंटेलिजेंस मेजर करने, तो आज भी उतनी इंटेलिजेंट हो और कल भी वो इंटेलिजेंस उसकी उतनी हो तो हम कहेंगे टेस्ट रिलायबल था। A reliable test give a same score when the administered and re-administered, while an unreliable test does not give the same score। जो reliable test होगा वो same score देगा हमेशा उसी बच्चे को, जब आप बार बार या उसी ग्रुप को आप बार बार एक टेस्ट देंगे और उतना उसी की रेंज में स्कोर आएगा। अगर वो उस तरह स्कोर नहीं आता, उतने मार्क्स नहीं आते, उतनी परफॉर्मेंस नहीं आती, उतनी आउटपुट नहीं आती सेम उसकी रेंज के अंदर, तो वो हम ये कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल नहीं था। अब हम देखें तो रिलायबिलिटी में अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें कि एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस आज 120 आया, तो कल वही टेस्ट अगर लेंगे उसी तरह का, वही तो नहीं आप कह सकते, उसी तरह का वही आइटम डाल के आइटम डिफ़िकल्टी जो हम पुट करेंगे, तो अगर 140 आया तो उसका वो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा इतना फ़र्क नहीं होगा, और अगले दिन फिर 95 आए तो हम ये कहेंगे कि इसका स्कोर, तो ये टेस्ट रिलायबल बिल्कुल नहीं है। रिलायबिलिटी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एज अ कोफिशिएंट। इसको रिलायबिलिटी का जो न्यूमेरिकली हम इसको कोफिशिएंट के हिसाब से उसको मेजर करते हैं, और उसकी जो निशानी वो कोफिशिएंट। अ हाई कोफिशिएंट इंडिकेट द हाई रिलायबिलिटी एंड लो कोफिशिएंट इंडिकेट्स लो रिलायबिलिटी। इफ टेस्ट वर परफेक्टली रिलायबल द कोफिशिएंट वुड बी 1.00। A valid test is always reliable, but reliable test does not necessarily valid। जो valid test होगा वो हमेशा reliable होगा, मगर ये reliable test हमेशा valid नहीं हो सकता। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं reliability की। बेसिकली 4 टाइप्स हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट से आपको क्लियर आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या डिस्कशन हुई होगी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज़ अ डिग्री टू विच स्कोर आर कंसिस्टेंट ओवर अ टाइम, कि वो अगर आप एक ग्रुप का आज टेस्ट लेते हैं या एक बच्चे का आज टेस्ट लिया, अगर दोबारा आप टेस्ट लेंगे तो उसके राउंड अबाउट आपको, दोबारा टेस्ट आपने लिया तो उसके राउंड अबाउट आपको उसका स्कोर आना चाहिए एक ग्रुप का, एक बच्चे का। टेस्ट रीटेस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर रिजल्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम। आप डिफरेंट टाइम में जो सेम ग्रुप का जो रिज़ल्ट आप वो सेम ही आना चाहिए। हम इसको किस तरह बनाएंगे देखेंगे, तो हम स्टेप्स देखते हैं कि एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट आफ्टर some time, administered the same test to the group, correlated the two set of scores। हम ये भी कहेंगे हाई correlation coefficient indicate a good test retest reliability। अब हम देखते हैं कि equivalent form reliability। equivalent form reliability भी इससे थोड़ी मुख्तलिफ। equivalent form reliability are two tests that are equivalently indicate in every way expect of actual items included। अब मैं इनका एक आपको मिसाल दूं कि जिस तरह PPSC है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो जो टेस्ट लेते हैं, एक दिन एक ग्रुप का ले लिया, दूसरे दिन अब जब बच्चे ज़्यादा होते थे एक ही जॉब की वो मुख्तलिफ वो डेट अनाउंस करते, ये बच्चे इस दिन आ जाए, ये बच्चे इस दिन,
तो ये वो इसमें ये कहना चाहता है कि वो इक्वलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि जो टेस्ट हैं, वो जो आइटम हैं उनको हटा के, जो उनके सवाल दिए हैं वो हटा के वो सेम नहीं देने, मगर उनका जो नंबर ऑफ़ आइटम है, अगर पिछलों को आपने 20 दिए हैं तो इनको भी आप 20 ही सवाल दें, अगर पिछलों को आपने 10 दिए हैं तो इनको भी 10 सवाल दें। स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर पिछलों को पिछले ग्रुप को आपने जो एक दिन पहले टेस्ट हो गया उनको आपने 2 नंबर का मैथ दिया है, 5 नंबर का इंग्लिश दिया है और 3 नंबर का और कोई सब्जेक्ट दे दिया है, तो आपने भी इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही रखना है, आगे पीछे आइटम में नहीं कर देना। और डायरेक्शन और डिफ़िकल्टी लेवल भी आपका आइटम, अगर कुछ 5 आसान सवाल दिए हैं, 2 मुश्किल दिए हैं और 3 मीडियम दिए हैं, 2 जनरल नॉलेज के हैं, ये सारा आपने स्ट्रक्चर और डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखना। डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कोर्स, इंटरप्रिटेशन, मेयरिंग वेरिएबल्स, ये सारे आपने देखने होते हैं। अब हम चलते हैं उसके स्टेप्स, आप फर्दर आप ख़ुद पढ़ लेना इसको इन डिटेल में। अब हम इसका जो तीसरी टाइप से हम उस पे देखते हैं कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी डिटरमाइंड बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑफ वन इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप एट वन टाइम। अगर आपने एक ग्रुप बनाया, इसमें ये होता है कि रिलायबिलिटी स्प्लिट हाफ में, तो आपने एक टेस्ट बनाया जिसमें 100 आइटम थे, आप चाहते हैं कि ये 3 घंटे टेस्ट चले, मगर 3 घंटे बच्चा बैठ नहीं सकता, तो आप ये करेंगे कि उनको कहेंगे कि आपने इसके जो कुछ सवाल है अब करें और कुछ आप ब्रेक के बाद कर लें, या थोड़ी ब्रेक लेके और कुछ बाद में कर देना। एक ये किस्म आ जाती है। तो उसमें आप ऑड और इवन को ग्रुप में तकसीम करते हैं कि पहले ऑड वाले सवाल करें या इवन वाले सवाल करें, या समटाइम ये भी होता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, दो सूरतें होती हैं इसकी। एक तो आप टेस्ट को हाफ़ कर दें, और समटाइम बच्चे ज़्यादा हैं, टेस्ट आपने इस तरह मुख्तलिफ बनाए हैं, तो आप ये वही टेस्ट तो दे नहीं सकते, तो आप ये कहते हैं कि ये इवन वाले बच्चे अब टेस्ट कर लें और ऑड वाले बच्चे बाद में कर लें। तो उस इवन ऑड करके आप बुलाते हैं, और उसकी रिलायबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, स्प्लिट हाफ आप इसको, ये होता है। आप उसका तरीक़ेकार और फार्मूला आप नीचे देख सकते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो मेजर की जाती है, कोरिलेशन बनाया जाता है, उसमें स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला लगाया जाता है, उसका फार्मूला आप नीचे देख सकते हैं। उसके स्टेप्स ये हैं, आप देखें, उसमें एक टेस्ट बनाएंगे, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स करेंगे और इवन करेंगे, कंप्यूटर स्कोर ऑन ईच हाफ, स्कोर रिलेटेड टू टेस्ट स्कोर्स, अप्लाई स्पीयरमैन फार्मूला आप अप्लाई करें। हाई कोरिलेशन जब आएगा तो गुड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी उसमें आ जाएगी, कि जब रिलेशन बिटवीन दोनों रिलायबिलिटीज़ का सेम आ गया तो आप ये समझिए कि टेस्ट दोनों रिलायबल थे और वैलिड भी थे। अब कुंडर रिचर्डसन, इसका लास्ट जो टाइप से कुंडर रिचर्डसन फार्मूला है, उसमें ये हो जाए कि एस्टिमेट अ रिलायबिलिटी मेजर्स द रिलायबिलिटी सेम द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल द फार्मूला। इसमें आप फार्मूले की मदद से आप इसको रिलायबिलिटी आप देखते हैं, उसी मतलब इसमें आपने टेस्ट डिवाइडेड वगैरह नहीं करनी, उसमें आप जस्ट रिलायबिलिटी चेक करते हैं। उसका फार्मूला ये है, आप कुंडर रिचर्डसन फार्मूले को आप .20 भी लोग कहते हैं, उसको .20 होता है। आप उसमें ये भी KR21 भी समटाइम। अब इस फार्मूले के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि इस फार्मूले के बाद K जो है उसका K का मतलब है एक नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट, और M का मतलब है द मीन ऑफ द टेस्ट कितना था, और S का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ टेस्ट। आप ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप निकालते हैं। आगे चल के हम इनको डिटेल में बात करेंगे, मीन, मोड और मीडियम किस तरह निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालते हैं। अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी जो गुड टेस्ट का कैरेक्टर, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। आप इसमें प्रैक्टिकल कंसिडरेशन आप किसी भी टेस्ट का बना सकते हैं कि
टाइम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट का टाइम कितना होगा, इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग क्या होगी और ईज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग क्या है कि दोनों का जो टेस्ट आपने लिए हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप से और या मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो दोनों की कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए। ये भी ना हो कि एक को आपने पेजेस सादा दे दिए, एक का कंप्यूटर पे टेस्ट लिया है, एक का पेपर पेंसिल टेस्ट लिया है, वो सारी इक्वलेंस चाहता है, तो वो तब वो जाके रिलायबिलिटी होगी। और दूसरा हो जाए ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में आपने वेरी सिंपल है कि आपने क्या करना होता है कि डिग्री टू विच इक्वली competent score obtain the result. Most attended test is for the aptitude and achievement are the highly objectivity के आपने ये देखना होता है कि वो बायसनेस ख़त्म करनी है यहाँ से किसी भी टेस्ट की। अगर ऑब्जेक्टिविटी आपने उसमें लानी है तो बायसनेस ख़त्म करनी है किसी भी टेस्ट की, इक्वलेंस होनी चाहिए सब में। ये ना हो कि अगर फ़ीमेल का टेस्ट हो तो मेल से मुख्तलिफ हो, मेल का टेस्ट फ़ीमेल से मुख्तलिफ हो, ये बायसनेस शो आपने नहीं करनी। अगर समटाइम ये भी होता है कि टेस्ट आपका आ गया जिसमें फ़ीमेल भी अप्लाई करें और मेल भी अप्लाई करे, तो उसमें आप इस तरह के सवाल नहीं दे सकते कि जिसमें मेल ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, वो सवाल आपने ज़्यादा दिए, या जिनमें मेल कैंडिडेट्स का रुझान जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होता है या अल्टीमेटली एक नेचर वाइज ज़्यादा होता है, तो वो भी आपने सब्जेक्ट नहीं देने। और जिसमें फ़ीमेल का रुझान ज़्यादा, वो नहीं, वो आपने एक मीडियोकर या मीडियम लेवल का टेस्ट देना जिसमें दोनों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो।